करनाल में आयोजित रैली में की सीएम सैरी ने शिरकत। कई योजनाओं का सीएम ने किया शिलान्यास। कहा हम खरीदेंगे हरियाणा के किसानों की 100% फसलें एमएसपी पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा का बयान। बाबा साहेब पर टिप्पणी को लेकर की गृह मंत्री अमित शाह की निंदा। कहा कांग्रेस जिला स्तर पर राज्यपाल को सौंपेगी ज्ञापन। हरियाणा के नए एडवोकेट जनरल की हुई नियुक्ति पर इंदर सिंह चौहान होंगे हरियाणा के एडवोकेट जनरल। राज्यपाल ने नियुक्ति के आदेश किए जारी। हरियाणा पुलिस प्रशासन में हुआ बड़ा फेरबदल। आईपीएस सौरभ सिंह बने सीआईडी के एडीजीपी। आईपीएस आलोक मित्तल की एंटी करप्शन ब्यूरो में एडीजीपी के पद पर नियुक्ति। पंचकुला के एक रेस्टोरेंट में देर रात चली ताबड़तोड़ गोलियां। फायरिंग में एक युवती और 2 युवकों की मौत। रंजिश के चलते दिया हत्या की वारदात को अंजाम। प्रदेश में मौसम की पहली बारिश ने बढ़ाई ठंड। बच्चों और बूढ़ों से सतर्कता बरतने की अपील। किसानों के चेहरे पर आई रौनक। नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। गुरु ब्रह्मानंद जयंती के अवसर पर अवकाश घोषित किया गया है। हरियाणा सरकार ने अवकाश अनिवार्य करा है। सभी सरकारी संस्थानों, बोर्ड और निगमों में आज के दिन छुट्टी रहेगी। सरकार का यह बड़ा फैसला हम आपको बता रहे हैं, जहां अवकाश घोषित कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जहां अनिवार्य रूप से अवकाश घोषित कर दिया गया है। गुरु ब्रह्मानंद जयंती पर अवकाश घोषित किया गया है। हरियाणा सरकार ने अनिवार्य अवकाश घोषित किया है। सरकारी संस्थानों, बोर्ड और निगमों में आज के दिन छुट्टी रहेगी। हरियाणा सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया, जिसके तहत अनिवार्य अवकाश घोषित कर दिया गया है। गुरु ब्रह्मानंद जयंती के अवसर पर यह अवकाश घोषित किया गया है। सभी सरकारी संस्थानों, बोर्ड और निगमों में जयंती के अवसर पर अवकाश रहेगा। गुरु ब्रह्मानंद जयंती के अवसर पर हरियाणा सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें सभी सरकारी संस्थानों, बोर्ड और निगमों में आज के दिन अनिवार्य अवकाश रहेगा। जयंती को देखते हुए ये बड़ा फैसला हरियाणा सरकार की ओर से लिया गया है। नोटिस जारी कर दिया गया है और इसकी पालना के तहत आज अवकाश रहेगा। ग्राउंड वाटर खराब होने की वजह से लोगों में कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी हो सकती हैं। पानी में केवल बढ़ता टीडीएस ही पानी को खराब नहीं कर रहा, बल्कि फ्लोराइड, नाइट्रेट जैसे केमिकल पानी को और भी हानिकारक बना रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में बीमारियां पैदा हो रही हैं। शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक अब लोग आरओ का पानी ही पीना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि घातक बीमारियों से बचने का उन्हें केवल यही एक उपाय नजर आ रहा है। शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में लोग खरीद कर पानी पी रहे हैं। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की लैब से खुलासा हुआ है कि फरीदाबाद के गांवों में 2000 तक टीडीएस पहुंच चुका है, जो बेहद खतरनाक श्रेणी में बताया जा रहा है। लैब इंचार्ज वंदना का कहना है कि उनके यहां 13 तरह के टेस्ट होते हैं, जिसमें नाइट्रेट और फ्लोराइड जैसे घातक केमिकल भी पानी में घुल रहे हैं। लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है और इसी जागरूकता के चलते लोग आरओ का पानी पीना शुरू कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि सप्लाई के पानी का जो टीडीएस है वो पीने के लिए नहीं है, बल्कि उसे अन्य जगह प्रयोग करना भी खतरनाक है। इसलिए आरओ सिस्टम लगाने पड़ रहे हैं, और जो आरओ सिस्टम नहीं लगा पा रहे वो पानी खरीद कर पीने को मजबूर हैं। लोगों को आरओ सिस्टम लगाने पड़ रहे हैं, और ये स्थिति शहर की नहीं बल्कि गांव के क्षेत्रों की भी है। इतनी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। एक से पहले हम लोगों के सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो सब इसी कारण आ रहे हैं। कंपनियां आजकल नया कर रही हैं। आपने देखा होगा जो मिनरल बॉटल्स आती हैं, उसमें आजकल लिखा आता है एडेड मिनरल्स, एडेड ये विटामिन मिनरल। आपको भी पढ़ना, वो इसलिए लिखा होता है क्योंकि उन्होंने अपना टीडीएस बढ़ा दिया। पहले उनका टीडीएस होता था 10-20, तो अब उन्होंने 50-60। गाँव के अंदर एनटीपीसी आरओ सिस्टम भी लगा हुआ है और वो पीने योग्य पानी भी दे रहा है।
परंतु गांव के अंदर पहले अवैध कॉलोनियां भी नहीं थी, अब कम से कम 150 से 200 किलो के बीच में अवैध कॉलोनी कट रही है। यहाँ पर अवैध रूप से सबमर्सिबल वगैरह हो रहे हैं, अवैध रूप से वाटर एक आरओ वाटर लगाए जा रहे हैं, जिनसे पानी ज्यादा वेस्टेज हो रहा है, जिसकी वजह से पानी बहुत खराब होता है और पानी की जो सतह है वो नीचे जा रही है। दिन प्रतिदिन पानी नीचे जा रहा है तो पानी का वाटर लेवल भी चेंज हो रहा है। आपने भी देखा, हमने भी देखा कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पहले कंपनी भी नहीं थी और कंपनियों का पॉल्यूशन और पानी इतना जहरीला है जो जमीन स्तर को नीचे खराब करता जा रहा है और पानी में बदलाव आ रहा है, जिसके कारण बीमारियां बढ़ रही है और वाटर लेवल भी दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है। परंतु हम देख रहे हैं गांव के अंदर अवैध प्लॉटिंग चल रही है तो इनमें आरओ भी हो रहे हैं, अवैध रूप से आरओ चल रहे हैं जो पानी वेस्टेज कर रहे हैं और पानी की सतह भी ज्यादा खराब होती जा रही है। तो इस तरह लाना पड़ा जी, तो यहाँ पे ना पानी जहर हो गया, दूषित हो गया जी, ठीक है जी। इस करके आरओ प्लांट तो लगाना पड़ा, तो पानी का स्तर है वो भी नीचे चला गया, क्योंकि हमारे गांव के अंदर कॉलोनियां बसी हुई हैं और आरओ सिस्टम जो है अवैध से लगाए हुए हैं, उससे भी काफी फर्क पड़ रहा है जी। तो इसलिए हमारे गांव के लिए पानी की बहुत बड़ी समस्या है और जहर जैसा पानी हो गया जी, किसी काम का पानी रहा नहीं है। और अगर यही रही तो लोग जो है ना पानी के लिए एक एक बूंद के लिए तरसेंगे और पी के जो है अपनी जान भी चली जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी की तर्ज पर बोर्ड शिक्षा परीक्षा का भय समाप्त करने के लिए अनूठी पहल की शुरुआत की गई है। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने निःशुल्क काउंसलिंग के लिए हेल्पलाइन की है शुरुआत की है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से न केवल परीक्षा के भय से बच्चों को बल्कि उनके अभिभावकों को भी निःशुल्क काउंसलिंग की जाएगी। आपको बता दें कि भारत में हर साल 3 करोड़ 40 लाख बच्चे बोर्ड की परीक्षा देते हैं, जिसमें से 10 से 15% तक असफलता का आंकड़ा रहता है। असफलता के भय को विद्यार्थियों के मन से निकालना इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य है। काउंसलर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक जारी रहेगा। हेल्पलाइन हर वर्ष 15 दिसंबर से 31 मार्च तक एसोसिएशन इस पहल को जारी रखेगी। वो विस्तार से आपको बताया है और इसमें तीनों हेल्पलाइन नंबर आज से ही एक्टिव हैं और 31 मार्च तक ये एक्टिव रहेंगे। कोई भी पेरेंट्स, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी किसी भी क्लास का इन नंबरों पर संपर्क करके और जो उसकी परीक्षाओं से संबंधित कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो वो इस पे हेल्प ले सकता है इन नंबरों पे। और हमारे कर्ण जी मिर्ग हैं, अमित जी डाकर हैं, आरती जी हैं, इनसे अपनी जो समस्या है वो शेयर कर सकता है। और ये समस्या ये नहीं है कि जैसे आरती जी ने बताया कि बच्चा सोचेगा कि कहीं दूसरी जगह शेयर ना हो जाए, पता न लग जाए, ये हमारा बिल्कुल गुप्त है। 3 करोड़ बच्चे जो हैं वो 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स में बैठते हैं और इसमें से करीब 40 लाख बच्चे जो हैं वो फेल होते हैं। अभी एनसीईआरटी ने एक सर्वे किया था तो उन्होंने पाया था कि 60% से ज्यादा जो बच्चे होते हैं वो एग्जाम के तनाव में होते हैं। और सुसाइड जो है, जो बच्चों में सुसाइड है, उनमें एग्जाम रिजल्ट एक मुख्य कारण उभर के आया है। पिछले 25 साल की बात करूं तो करीब 1,80,000 बच्चे हमने सुसाइड के थ्रू खोए हैं, जो इन एग्जाम रिजल्ट्स की वजह से हैं। तो ये सारी बातें जब हम एसोसिएशन की तरफ से हमारी मीटिंग हुई थी, हम लोगों ने डिस्कस किया आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अमिता शर्मा जी की अध्यक्षता में, तो फिर ये सुझाव आया था कि हरियाणा में कम से कम हम एक शुरुआत करें, एसोसिएशन एक शुरुआत करे। फरीदाबाद के रघु सचिवालय कमरा नंबर 106 में जिला स्तरीय गुड गवर्नेंस वीक का आयोजन हुआ। इस खास मौके पर जिले के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत करते हुए जिला परिषद सतवीर मान ने बताया कि प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम के चलते 19 दिसंबर से 24 दिसंबर तक ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को हो रही परेशानी और उनकी समस्याओं को लेकर कार्यक्रम चलाया गया था, जिसमें बहुत सारे किसानों की परेशानी को दूर किया गया था। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में बिजली वितरण और किसान खेती से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों ने प्रशासन के दिशा निर्देश पर
ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देते हुए कृषि क्षेत्र में उन्होंने अच्छा का नाम कमाया है। देखिए, भारत सरकार के द्वारा 19 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक गुड गवर्नेंस वीक मनाया जा रहा है। प्रशासन गांव की ओर, उसमें 4-5 प्रमुख विषयों पर जिसमें रखना है कि प्रशासन गांव की तरफ जाएगा, उनकी जो शिकायतें हैं उनका निपटारा, जो हम सेवाएं देते हैं समयबद्ध तरीके से उनका निपटारा हो, कोई सक्सेस स्टोरी जिससे लोगों को त्वरित फायदा मिला हो, और ऐसे जिला में कार्य किए गए जो गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस के तहत पर जिसको हमें करना है। फतेहाबाद में बारिश हुई जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। किसानों का कहना है कि हल्की बारिश किसानों के लिए वरदान साबित होगी। इस बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर देखी जा सकती है। सरसों की फसल, गेहूं की और चनों की फसल के लिए ये बारिश बेहद लाभदायक है। जिस प्रकार से हरियाणा राज्य की अगर बात करूं तो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार से जो कल मैसेज जारी हुआ था कि 23 तारीख और 24 तारीख को जो है मौसम में बदलाव होगा और हल्की बारिश शुरू हो जाएगी। उसी बीच आज बात की जाए तो फतेहाबाद जिले की बात करूं तो रात भर से ही जो है छिटपुट बूंदाबांदी के साथ साथ हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है। इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं मेरे पीछे किस प्रकार से बारिश शुरू हुई है और रात भर ये बरसात शुरू हुई थी। अभी बात की जाए किसानों की तो गेहूं की फसल है, सरसों की और चने की फसल में ये जो बारिश है ये वरदान साबित होगी। कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर देखी जा सकती है। दूसरी बात, काफी लंबे समय बाद जो है आसमान से बारिश हुई है तो कहीं ना कहीं खेतों के अंदर बड़ी एक लाभदायक भी साबित होगी, क्योंकि ट्यूबवेल के पानी लगा लगा कर किसान परेशान हो चुके थे। अभी ये वरदान साबित होगी किसानों के लिए बारिश। हर खबर टीवी चैनल से मैं रमेश ढाका, फतेहाबाद। भिवानी में मौसम की पहली बारिश देखने को मिली। बारिश से ठंड भी बढ़ने लगी है तो वहीं बारिश के बाद किसान भी खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि बारिश से उनको काफी फायदा होगा, ये उनके लिए अमृत जैसा है। बारिश से लोग काफी खुश दिखाई दिए। रतिया में मौसम ने करवट ले ली है। रतिया में बूंदाबांदी हुई जिसके कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि 24 दिसंबर को भी बूंदाबांदी जारी रहेगी तो वहीं ये बूंदाबांदी फसलों के लिए लाभकारी साबित होगी। रतिया में मौसम ने करवट बदल ली है। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई तो वहीं मौसम विभाग की माने तो 24 दिसंबर को यानी आज भी बूंदाबांदी रतिया में देखी जा सकती है। हालांकि इस बारिश से किसानों को काफी लाभ होने वाला है। फसलों के लिए ये बारिश बेहद लाभकारी बताई जा रही है। रतिया में बारिश से माहौल खुशनुमा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 दिवसीय 10वें फल्गु लोक कला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां पहले दिन हरियाणवी लोक नृत्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। लोक गायन संध्या की शुरुआत लोक कलाकार बलराज ने की तो वहीं लोक गायक राजकुमार ने अपनी टीम के साथ हरियाणवी लोक गीतों के गायन के साथ साथ लोक नृत्य की सराहनीय प्रस्तुति दी। महावीर गुड्डू ने बम गाकर दर्शकों को खूब मनोरंजित किया। सभी प्रस्तुति संस्कृति, देशभक्ति और सामाजिक चेतना से ओतप्रोत रही। कार्यक्रम के समापन पर मुख्य अतिथि रहे पूंडरी के विधायक सतपाल जांबा ने कहा कि सांस्कृतिक संवर्धन के प्रयासों के लिए सीएम सैनी और महानिदेशक केएम पांडुरंग बधाई के पात्र हैं। इस अवसर पर सैकड़ों दर्शक उपस्थित रहे। बता दें कि कार्यक्रम का संचालन दिनेश शर्मा ने किया। आज का प्रोग्राम ये 10 साल से हम कर रहे हैं फल्गु उत्सव करके। कला संस्कृति कार्य विभाग हरियाणा सरकार और फल्गु मंदिर समिति के सह संयोजन में संयुक्त तत्वावधान में ये कार्यक्रम हो रहा है। और पिछली बार भी 3 दिन का था, इस बार भी 3 दिन का कार्यक्रम है। आज से 23, 24, 25 दिसंबर और प्रदेश के बड़े बड़े कलाकार, कवि, हास्य कलाकार इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे।
और मकसद केवल इतना है कि फल्गु तीर्थ की जो उज्जवल संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार किया जाए, हरियाणा की संस्कृति का प्रचार प्रसार किया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा भिवानी ने पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की 122वीं जयंती सेमिनार करके जाट धर्मशाला में मनाई। किसानों की मांग के लिए जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। किसान नेता देवराज मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार की इस तानाशाही के विरोध में सभी जिला केंद्रों पर प्रदर्शन करके संबंधित जिला उपायुक्तों के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजे जा रहे हैं। भिवानी दादरी में 350 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम घोटाला हुआ है, उसकी जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में न्यायिक जांच करवाई जाए। 13 महीने आंदोलन चला। 9 दिसंबर 2021 को जो वायदा किया था कि एमएसपी की संवैधानिक गारंटी दी जाएगी और बिजली का निजीकरण नहीं किया जाएगा, किसानों से बात की जाएगी और किसानों को ऋण मुक्त किया जाएगा, किसान मजदूर को, वो वादा जो किया था केंद्र सरकार ने उससे वो मुकर चुकी है। और पिछले अभी फरवरी 2024 से जो आंदोलन चल रहा है खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर, उन किसानों को पैदल भी नहीं जाने दे रही सरकार। आज 28वां दिन है। जगजीत सिंह डल्लेवाल जो किसान नेता है वो भूख हड़ताल कर रखी है, आमरण अनशन कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों से बात नहीं कर रही है केंद्र सरकार। आज जो हमारा ये धरना था ये सभी को विदित है, पिछले 8-10 महीने से हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर किसान एमएसपी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारत सरकार ने 9 दिसंबर 2021 को किसानों को लिखित में दिया था कि हम एमएसपी लागू करेंगे, किसानों के ऊपर जो मुकदमे बने वो वापस लेंगे, किसानों का स्मारक बनाएंगे और यदि भविष्य में बिजली कानून दोबारा हम लाए तो उसको लाने से पहले, बिल को लाने से पहले हम किसानों से बात करेंगे। अब नया बिजली कानून 2023 भी ले आए जिसके द्वारा बिजली के स्मार्ट मीटर हरियाणा में भी लगाए जा रहे हैं। पहले कर्मचारियों के लगेंगे, उसके बाद किसानों को भी लगेंगे और बिजली किसान से दूर हो जाएगी। आज का प्रदर्शन बीजेपी की तानाशाही रवैये के खिलाफ है। जब इन्होंने वायदा कर लिया भाई एमएसपी पे फसल लेंगे तो उसके बाद मुकर जाना बहुत गलत बात है। ये बीजेपी सरकार ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया, नफरत का माहौल, अशांति पूरे देश में, ये बहुत गलत बात है। सरकार को सोचना चाहिए। हर सरकार ये सोचती है कि देश में शांति रहे, लेकिन ये पहली सरकार है जिसकी सोच ही है कि जितनी अशांति फैले, लोग इधर के उधर भागते रहें। इनके कानून ही अंग्रेजों के कानून है। को किसान को तो जिस प्रकार से पिछले दरबार से कई कानून लेके आए, जैसे बिजली विधेयक नियम था, चलो 3 कृषि कानून तो किसानों ने अपने संघर्ष से वापस करा लिया। अब एमएसपी की बात है और दूसरी तरफ हमारे जो किसान वहाँ बॉर्डर खनौरी बॉर्डर बैठे, खास तौर पर आज तो चरण सिंह की जयंती मनाई गई। वो एक महान किसान नेता थे और उसके बाद में जो हमारे किसान नेता वहाँ बैठे हुए हैं, जगजीत डल्लेवाल जी, उन आमरण अनशन बैठे, उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है, उसको सपोर्ट किया है। और संयुक्त मोर्चा ने कहा है कि किसान के एक साथ कोई भी जाति होगी तो हम उसको जवाब देंगे और पूरे किसान आज भिवानी जिले का किसान इकट्ठा होकर और कल भी काफी संख्या में वहां जाएंगे, सपोर्ट देंगे। तो हमारी एक ही वो है कि उनकी एक तो जो वहां झगड़ा हुआ धक्का मुक्की झूठी उन्हें बात है, उसको मिलने के लिए तो गृह मंत्री भी जाता है, रक्षा मंत्री भी जाता है और एक किसान जो देश का अनाज पेट भरता है उसके पास कोई नहीं जाता। कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल और अशोक अरोड़ा ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बता दें कि हरियाणा कांग्रेस ने हाई कमान के आदेश पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की थी। विधानसभा चुनाव में हर सर्वे और पूरा माहौल कांग्रेस के पक्ष में था। मतदान के दिन हर बूथ पर कांग्रेस ही कांग्रेस थी। उनका कहना है कि बीजेपी कहीं नहीं थी। इसके बावजूद जो नतीजे आए उनसे सब हैरान रह गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में करण सिंह दलाल ने ईवीएम मशीन चुनाव को लेकर साथ ही सरकार के अधिकारियों पर बयान दिया। बीजेपी का दिखाया जा रहा है जो कि नहीं है, क्योंकि इन्होंने आंकड़ा तो 5 तारीख वाला डाला नहीं, आज भी परसेंटेज से काम चला रहे हैं, रिजल्ट वाला आंकड़ा दिखा रहे हैं। तो ये जो इतना बड़ा घोटाला दिन दहाड़े जो ये धोखा किया है, डाका डाला है, अब आप ही अंदाजा लगा लीजिए
या आप मेरे सामने बैठे हैं, कंप्यूटर निकालिए और इनको जो मैं कह रहा हूं अगर ये गलत है तो मुझे अभी बताइए। तो कांग्रेस के जो ये 8-9 सीटें हारी हैं, ये सीटें वो भी नहीं हार रही थी, लेकिन इन्होंने जबरन राज बनाना था, झूठे आंकड़े बनाए जो आज भी वेब पर हैं। ये 55,48,00,000 का आंकड़ा आज भी वेब पर है, अभी डाल लो। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने पीसीसी में पीसी की। अपनी पीसी में अशोक अरोड़ा ने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव आंबेडकर के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए उनकी हम निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी जिला स्तर पर राज्यपाल के नाम ज्ञापन देंगे, साथ ही देश भर में कांग्रेस इस मामले में विरोध प्रदर्शन भी करेगी। अशोक अरोड़ा ने क्या कुछ कहा? हाँ चलो, कि जिस समय संविधान कमेटी का निर्माण हुआ था उस समय 200 मेंबर कांग्रेस पार्टी के थे और अकेले अपनी पार्टी से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उनको उनकी जो लाइफ थे वो उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने मेजोरिटी के होने के बावजूद संविधान निर्माण की जिम्मेवारी बाबा साहब को दी थी और चुनाव हारने के बाद पंडित नेहरू जी ने उनको कानून मंत्री भी बनाया था, शायद इस बात को भूल गए। हरियाणा के राज्य मंत्री राजेश नागर ग्रेटर फरीदाबाद स्थित एक निजी इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिक उत्सव में पहुंचे, जहां स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। तो वहीं इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ शिक्षाविद सीएल गोयल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित भी किया। इसके साथ ही एसआरएस इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर विनय गोयल की पर्यावरण के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए बधाइयां भी दी। इस मौके पर राजेश नागर की ओर से कहा गया कि ग्रेटर फरीदाबाद एजुकेशन का हब बनता जा रहा है और आने वाले समय में इसका स्वरूप और निखर कर सामने आएगा। राज्य मंत्री ने कहा कि इंग्लिश के साथ साथ अपनी भाषा को कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे कोई आने वाले समय में कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए। देखो, आज अगर हम स्कूल्स की बात करें तो ग्रेटर फरीदाबाद में जो ये इंस्टीट्यूशनल हब जो बन चुका है, जहाँ पर बड़े बड़े नामी स्कूल, चाहे शिव नादर की बात करें, केआर मंगलम की बात करें, मॉडर्न बाराखंबा की बात करें, बड़े बड़े स्कूल यहाँ पर आ गए हैं और उसी में से एसआरएस स्कूल भी एक लीडिंग स्कूलों में से एक है। और आज जो बच्चों ने यहाँ पर परफॉर्म किया है तो उससे लगता नहीं है कि ये भी जो बड़े स्कूल हैं उनकी तरह यहाँ पर पढ़ाई हो रही है और कल्चर एक्टिविटीज यहाँ पर कराई जा रही है। आज हमारे स्कूल का वार्षिक उत्सव है जी, जो एनुअल डे जिसे हम बोलते हैं, और ये आज इसका जो हमने थीम रखा है वो पंचतत्व के ऊपर रखा है जी। तो क्योंकि ये अभी हमारे एक वर्ल्ड की भी समस्या है, जिसमें कि अगर हम पोल्यूशन को लेते हैं तो वो भी उसका एक तत्व है, पानी की भी है, एयर की भी है, अर्थ की भी है। तो ये हमारा थीम है। बच्चे बहुत ही अच्छे से 6 महीने से इस समय के लिए वेट कर रहे थे और आज वो समय आया दिन है जिसमें कि वो परफॉर्म करके अपनी सारी चीजें बताएंगे। निश्चित तौर पर एसआरएस पूरे स्कूल के प्रशासन को मैं बधाई दूंगा कि मैं बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को लेकर पंच तत्व सही माने तो हम जिस भगवान की रचयिता हैं, हमारे शरीर में 5 तत्व ही हैं और उस पंच तत्व पर आधारित हमारा पूरा जीवन होता है। निश्चित रूप से उनको जो इन्होंने अपने वार्षिक उत्सव एनुअल फंक्शन के माध्यम से उन्होंने जो दिखाने का प्रयास किया है, मुझे लगता है कि बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। हम सबको समझना चाहिए और हम सबको पर्यावरण के साथ जुड़ के रहना चाहिए। मुझे लगता है कि आज की जरूरत भी पर्यावरण संरक्षण है, तो निश्चित रूप से पूरे स्टाफ को बधाई है। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। अब वक्त चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।